हर किरदार में छुपा एक सच्चा किरदार है। जो देख रहे हो मंच पर तुम आज, वो हर युवा के दिल की आग, हर युवा के दिल की आग है। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे रंगकर्मी साथियों का। सतलुज के दूसरे किनारे से रातों में कोई हीर सुनाए। सतलुज के दूसरे किनारे से रातों में कोई हीर सुनाए। आँखों में दौलते पखेरू लेकर बैठी वो तो तकती जाए। आँखों में दौलते पखेरू लेकर बैठी वो तो तकती जाए। रब्बा हो रब्बा जिसे 1930 में कांडाबाई की सजा हो गई। ध्यान से देखिए, याद नहीं आता। दरअसल बात पुरानी होती है, बात के साथ तारीखें पुरानी होती हैं, तारीखों के साथ इतिहास पुराना होता है और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने होते हैं।
व्यक्ति कभी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को लोग किताबों में छपी इबारतों के जरिए जानते, लेकिन व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक ठक ठक ही काफी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो समझ नहीं आ रहा और दूसरा शरीर में इतनी जान नहीं बची कि जरूरत से ज्यादा जोर डालकर स्पोर्ट्स तकलीफ होती। आप तकलीफों से सबसे प्रभावित होने लगे। तकलीफों से प्रभावित होना तो इंसान का स्वभाव, बाकी इसका जिंदा रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मरकर वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे इतना प्रभावित करती हैं कि वह इतना वो फैज अहमद फैज का शेर सुना। कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, मगर जब याद की खोई हुई शम्मों में नजर आया नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद आता है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखे कौन कराता है। सुना है मक्तल में आज हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। जमीन भी अपनी होगी, आसमां भी अपना होगा। कौन हो तुम? ये एक गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। यहाँ बैठकर मुझे याद आता है ये शेर 40 साल पहले जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं आगरा में था, मैं पटना में था, मैं कलकत्ता में था, मैं दिल्ली में था और हाँ, मैं लाहौर में भी था। किस जमाने की बात कर रहे हो भाई? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे खूनी बैसाखी बनी थी, जिस दिन एक बाप चीखा था, एक बच्चा चिल्लाया था और जिस दिन लाहौर के लालपुर जिले के गांव बंगला में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां फिकर कर बोली थी,
भगत सिंह में भी गहरा आक्रोश था और फिर शुरू हुआ उस इनकलाबी नौजवान का सफरनामा जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से आगे बढ़ा। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो आचार्य में? उसी वजह से जिस वजह से आप हैं। अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़कर। हाँ, देरे में 2-4 अंग्रेज छोड़कर पीटने को लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी, कभी ना कभी तो होनी ही थी। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे हैं, लेकिन अब तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई कमी रह गई। और उस गलती को तुम ठीक करने आए हो। बेशक किसी न किसी को तो आना ही है। शादी में शहीद होने से बचकर भागे बरखुदार। शहीद वहां भी होना है, शहीद यहाँ भी होना है, तो कम से कम माशूका तो पसंद ही हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कोई सामने ना जाए। मैं दोनों का सामना एक तरह से करने के लिए तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुदार। ये आपको कैसे पता? क्या आप कभी मरे हैं? मौत के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप जानते। हिसाब बराबर। इस कमरे में बैठा हर एक शख्स कभी न कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म के घाव इस बात के सबूत है। जिस्म के घाव ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। खून बहाना बहुत आसान है, चाहे वो खुद का हो या सामने वाले का। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती है, इसे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा देना हिम्मत का काम तो है, लेकिन काफी नहीं। अगर बिना वक्त और मौका देके जान गंवा दी जाए तो वो बेवकूफी कहलाएगी। और शायद यही कमी रह गई आपके 100 साल के संग्राम में। जहां तक रही बात आजादी की, तो सिर्फ आजादी काफी नहीं, वो हमें कैसे मिलती है ये मायने रखता है। अगर हमें सही तरह से आजादी नहीं मिली तो मुझे हिचक नहीं है कहने में कि आज से 70 साल बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। ये मुल्क ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। मजहब, जात, जुबान के नाम पर इस मुल्क में ऐसी आग लगा दी जाएगी कि आने वाली नस्लों और पीढ़ियों की कमर टूट जाएगी उस आग को बुझाते हुए। स्वागत है भगत सिंह, स्वागत है आचार्य में, स्वागत है। चलो जब किसी क्रांतिकारी संगठन से जुड़ते थे तो संसाधनों की भी जरूरत पड़ती थी और इसीलिए योजना बनाई गई सरकारी खजाने को लूटने और इसे अंजाम दिया गया काकोरी स्टेशन। लेकिन इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी सदस्य पकड़े गए। आजाद को छोड़ गिरफ्तारी हुई और जमानत के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो सरदार किशन सिंह भगत और उसके साथियों के लिए डेयरी फार्म खोल दिया। दूध का भाव कितना है? 1 आने से चारा कितना लगा? 22 से दूध कितना निकला? 18 से और शहद कितना बेचा? 12 से बस। और बाकी तो देश के नौजवान की गए। और देश के नौजवान, अभी देश के बुढ़े को पता चल गया ना, मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देगा। कमाल करता है यार। कोई है अंदर? पैरी पड़ा बहुत। इन्होंने पैरी आप वो वेख भगत्या, वेख लो जी, पूरे 100 गज का टोटा लिया है। 3 मज्जां ने, 1 बच्ची हुणे हुई है। पूरे लाहौर च दुध जा रहा अपना, बहुत बढ़िया। नाले पुलिस तो परेशान नहीं करती हुण? नहीं बाबू जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हुण अपनी जिंदगी बनाने उत्ते ध्यान दिओ। तुहानू सालिओ सारिआं नूं इक ठोर मिल गया जिंदगी जीउण दा। नाले सुखदेव, तेरी भड़क ठंडी होई कि नहीं? जी बाबू जी बिल्कुल हो गई। ठंडा ठंडा दूध पी के राम खोलो,
ये दूध थोड़े रही नहीं बच्चा ओ भगत नजर रखिया करे दे उत्ते जी बाबू जी नाले तू ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ जी मैंने समझाया और ये समझा भी ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ जी फिर कह रहा था लड़की अगर थोड़ी पढ़ी लिखी हुई हो तो ਅਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰੇਮ ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਵਾਰੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਫਿਰੋਗੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਲਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੋ ਜੀ ਜਵਾਨ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ जी सर ਨਾਲੇ ਭਗਤ ਉਹ ਮੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ਪੱਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬੂ ਜੀ जैसा आप सही समझे मैं तैयार चलो बहुत बढ़िया लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो इस जमानत की कहानी का कुछ और ही मतलब निकाल बैठे थे। वे तो इसे इनकलाब से जी उगने की संज्ञा दे बैठे। बस एक गिरफ्तारी हुई और दम निकल गया साले का। 1927 के गंगोर दौर में लाहौर को दूध पिलाया। पंडित जी वो डेयरी तो उसके माता पिता ने खुलवा रखी है। तो क्रांति में भी क्या अपने पिता से पूछ के पूछा था? साला 85 पे एक रथ से लेके गए दोनों यहाँ से, इसने की दूध बेचे, शादी और बच्चे पैदा करके आबादी में बोझ बनाए। साले कीड़े मकोड़े फैला के गए दोनों अचारे में। वो क्या नाम उसका वो चार्ल्स का अमेरिकन गवर्नमेंट की बात जी चार्ली चैपलिन उसकी फिल्में लेके क्रांति लाएंगे। बहुत बड़ा एक्टर है जी। जूता निकालो अपना। सुखदेव कह रहा था ये बम दशहरे में फेंका गया ना। हुकूमत का काम है पंडित जी, उनको बहाना चाहिए था भगत को पकड़वाने का, उस पर मोटा केस लगाने का। उनको ककोरी के नाम चाहिए थे बचे हुए, मगर उसने बतलाया कुछ नहीं पंडित जी। एहसान किया मेरे ऊपर, एहसान किया। बहुत मार लगी है पंडित जी। करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, नहीं तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाए। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी का। ठीक, फैसला हो गया। राजगुरु, तुम कल की गाड़ी से लाहौर जा रहे हो। आखिरी बार बात करके देख लो, वरना ये लो मेरा भाई बंबूलाल, काम आएगा। जी पंडित जी। इधर आजाद फैसला ले चुके थे और उधर सुखदेव और भगत में भी बहस छिड़ी कि क्रांति की राह में किसी भी तरह की उलझन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये किस लड़की की बात हो रही थी जिसकी बात सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे भगत के साथ चलाई थी और जिसकी सुखदेव के साथ देवर भाभी वाली छेड़छाड़ चला करती थी। आदाब अर्ज है जी। ओहो, सरदार जी आजकल उर्दू बोल रहे हैं। सत श्री अकाल नहीं कहा जाता। ग्रंथी जी को पता चला तो गजब हो जाएगा। अजी सरदार जी हम कहा, सरदार जी तो अंदर है, बोले तो बुला दूं। मैं चली जाऊंगी। अजी ये कोई जाने की मत थोड़ी है। आप थोड़ा बैठिए, थोड़ा सुस्ताइए, दूध छाछ पीजिए और सेहत बनाइए, वरना कल को जमाना तो हमें ही इल्जाम देगा ना कि खातिर तवज्जो में कमी रह गई। अपनी खातिर तवज्जो रखिए अपने पास, आगे काम आएगी। अच्छा, चाची जी है अंदर? चाची जी को ढूंढा जा रहा है यार। सावन के अंधे को तो हरा ही हरा नजर आता है। आजकल कोई और बात नहीं सोचती क्या? बातें तो बहुत सोचती हैं जी, पर क्या करें, कम वक्त बेचारे होते ही ऐसे हैं। एक बार सामने आ गए, दिमाग से सब कुछ गुल। अरे गुरुद्वारे जाया कीजिए, मत्था टेका कीजिए, गुरुबानी सुना कीजिए और छप कर लंगर भी खाया कीजिए। वाहे गुरु की कृपा से एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। जी गुरुबानी से तो दिमाग का इलाज होगा, मगर इस दिल का क्या? अच्छा, महंत जी से कह के झाड़ा भी लगवा दूंगी, बेफिक्र रहेंगे। और चाची जी को कहिएगा चाची जी ने बुलाया है, मैं चलती हूँ। अरे जरा रुकिए,
अभी कोई और भी आ रहा है जो आपके ससुरिया का हकदार हमसे ज्यादा है, उसे भी तो बोल कर रहिए। अभी रुकिए। बात की तो बात है। इंसान को किसी मजहब की जरूरत नहीं, मेरा सिर्फ एक मजहब, मेरी क्रांति। कल वो मुझे किनारे बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने सत श्री अकाल कहा तब माँ गई थी बेचारी। उस गरीबी जिम्मेदारी का खून, उसका दारोमदार, दूसरों के खून से होली खेलने वाले इस महाबली ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की है? ये होना ही था, ये होना ही था सुखदेव। मैंने 1000 बार मना किया था कि उसके साथ हंसी मजाक मत कर। ये जमानत के दिन महंगे पड़ गए यार। 24 घंटे बम बारूद की सुगंध में रहने वाले इस महाबली सूरमा ने गुलाब की कली को सुनकर देखा है? हिंदुस्तान की क्रांति को बदल कर रख देने वाले इस सूरमा ने क्या कभी किसी कुलबुलाते हुए दिल को टटोलने की कोशिश की है? तू अपने आप से चोरी मत कर भगत। इस जगह सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे कभी बात भी नहीं की है। उससे कुछ नहीं होता, ये तू भी जानता है। सुखदेव, ये हमने किया है, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम इससे भाग नहीं सकते। मेरे भाई भाग रहे हैं, कोई चारा भी नहीं है। जिंदगी में कहीं और धकेल दी। जिंदगी किसी को उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं धकेलती। तेरी आंख में मुझे सुअर का बाल नजर आता है भगत। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार क्यों किया? पंडित जी ने मुझे मना किया कि उस दिन असेंबली में बम फेंकने मैं नहीं जाऊंगा। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी, उसके बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। हाँ, और आज भी मेरी है। वहाँ उस दिन दुनिया जहां की प्रेस मौजूद होगी। HSRA के पास अपनी बात को रखने का इससे अच्छा मौका नहीं। रखेगा कौन? कौन रखेगा? वो राजगुरु और गेंदा जैसी का सबसे वफादार सिपाही बेचारा ऐसी जबान तक नहीं रखता कि किसी को क्रांति का मतलब समझा सके। वो जय गोपाल जो तेरे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा देगा, पर बेचारा मंच पर खड़ा होकर बौद्धिक स्तर पर क्रांति को किसी को समझा तक नहीं सकता। ये बातें मुझे बताने का क्या मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से आज एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। तू बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। सरदार भगत सिंह को आज अचानक एहसास हुआ है कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ लेख लिखने में है। ऐसे सारे के ठीक ठाक कहना जाने वाले सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी को अपने नाजुक सेनाओं के लिए बचा कर रखना खामोश हो जा। किसी के किस्म की क्रांति कंफ्यूजन की बात सुन जाते हैं जनाब। जब वो कंफ्यूजन किसी औरत का लाया गया हो। चुप हो जा सुखदेव, चुप हो जा। तेरी आँख की लाली में बदलाव देख रहा हूं मैं। कोई मतलब नहीं, मतलब तू उस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे तो तेरा मुंह तय करके दी गई। पंडित जी लेकिन सुखदेव और आजाद का अनुमान गलत निकला। भगत सिंह जैसा एक क्रांतिकारी नौजवान सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत के बारे में कैसे सोच सकता था, जब हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी। उसने 8 अप्रैल वाले एक्शन के लिए आजाद को मनवा लिया और उसने अपनी और बटुकेश्वर दत्त की जिम्मेदारी निभाई। फिर हुआ असेंबली बम कांड। Long live revolution! Down, down imperialism! Long live revolution! Down, down imperialism! इंसानी जिंदगी के लेश हमारे दिल में किसी से छुपा नहीं है। हम कभी भी किसी इंसान को चोट पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन अगर बहरों को सुनाना है तो धमाके की जरूरत होती है। ये एक चेतावनी है उनके लिए
जो इस रेस में आप कूद कर दौड़े चले जा रहे हैं, आने वाले कल और नस्लों की परवाह किए बगैर। ये मशाल जो आज हमारे हाथ में है, ये वही मशाल है जो कमाल पाशा, रजा खां, मैरी बॉल्डी और लेनिन के हाथ में थी। ये धमाका करके हम ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को तो मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। फ्रांस में लैक्सी कैशेट और बैस्टील के खौफनाक हादसे उन क्रांतिकारियों को तो खत्म कर गए, लेकिन उनके इरादे आज भी मौजूद हैं। साइबेरिया में भेजे गए उन क्रांतिकारियों के विचार आज भी जिंदा है। हाँ, हमारी ये क्रांति बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। We want change। अगर मौजूदा परिस्थिति को नहीं बदला गया, अगर सर्वहारा वर्ग को महत्वता नहीं दी गई, तो मुझे हिचक नहीं है कहने में कि सिर्फ कुछ पूंजीपति आने वाले हिंदुस्तान की तकदीर अपनी कलम से लिख रहे होंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कितनी आगे गई सुदिष्टा की भविष्यवाणी, किसके कानों में रची बसी रह गई आज उसकी बात। आज 21वीं सदी इस बात का गवाह है कि आजादी हमको कांग्रेस ने दिलवाई थी। उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था। आप लोगों का ये मूवमेंट, ये तो बस वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ले गया उन खूनी गोलियों और बम धमाकों की आवाज। गलत कह रहे हो मातंड। बम और धमाकों की आवाज तो सन 1947 में ही अपने पूरे महाकाल रूप में उभर उठी थी, और उसके साथ उभर उठी थी उन हजारों बूढ़ों, बच्चों और माओं की चीखें, जो चीख चीख कर उखाड़ उठे थे कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें तो एक मुल्क चाहिए जहां पर हम आजादी की खुली सांस ले। आज 78 साल बाद उस ज्वालामुखी का लावा इन दो मुल्कों में धधक रहा। असेंबली में बम फेंका था तो सजा तो लाजिम थी, लेकिन इस सजा का भगत सिंह की मां और सुगनी पर क्या असर पड़ा? वो ठीक है, सजा मिली, लेकिन वाहे गुरु जी की कृपा से नहीं। जिसका डर था वो यहाँ आ चुका है लाहौर में। अभी खतरा था उसका जेल से। सुखदेव ने उसमें तेरे लिए सत्याग्रह लिखा और लिखा है कि चिंता न करना। भगत यहाँ खूब रसगुल्ले खाता है और उनके मैं खिलाता रहता हूँ। अरे लाल हो गया है खा खा के। और साथ में लिखा है कि जिस दिन जेल से आऊंगा उस दिन तेरे साथ मोहल्ले के पास झोला लगवाने चले। ये झोले का क्या जिक्र? मैं तो यही कहने आई थी कि ठीक से रहा कर, ठीक से खाया पिया कर, ठीक से पहना ओढ़ा कर। जरा सी तो जिंदगी है। कल किसने देखा, आज की तो सोचनी पड़ेगी ना। अब मैं चलूंगी। यहाँ कुछ नए दोस्त बन गए हैं उनके लिए पक्षी की रोटी से सरसों का साग मंगवाया कि सारे बावले मुंडे ने। बेबे जी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी। जो जानती हूँ वो बस इतना कि कोई पकड़ा गया और उसे सजा हो गई। उसका दोष क्या था नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है